हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के लिए। ओके, 21 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है, यानी कि फ्राइडे की। तो बेटा आज हम इसमें करने जा रहे हैं अपनी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे पहले हम डिटेल में जान चुके हैं 2 वीडियो में। इससे पहले जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसके बारे में आपने जाना। आज हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे, ठीक है। और सेल क्या होते हैं वो जाना था उससे पहली वीडियो में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के लिए अलग से बनेगी। ओके, तो आज क्या कर रहे हैं बातें बेटा? जिज्ञासा और ज्ञान। जिज्ञासा ने क्या किया? जिज्ञासा हैज़ प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी माउंट या स्लाइड, ठीक है। तो मतलब कि एक टेम्परेरी माउंट या एक स्लाइड बोलो, यानी कि पीस जो होता है, जैसे आप किसी फल फ्रूट का काट लेते हो पीस, उसी तरीके से उसने एक स्लाइड बनाई है। किसकी? अनियन की, ठीक है। जैसे आप लोग प्याज को काटते हो, बहुत बारीक सी स्लाइड। ओके, और चीक सेल। चीक सेल कौन से होते हैं बेटा? जो कि आपके जैसे आप खाना खाते हो या बोलते हो उस टाइम पर आपका कट जाता है अंदर से चीक, तो वो जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो वो वाली, ठीक है, वो होती है चीक सेल्स। तो सी ऑब्जर्व द फॉलोइंग अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन दी स्लाइड, ठीक है। तो उसने इस तरीके से 2 पील कर लिए, तो चीक का और एक अनियन का, ठीक है। फिर उसने उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये होता है जो छोटे से छोटे मतलब कि जो मटेरियल होते हैं, चीज़ें होती हैं, मैटर, उनको दिखाने में हेल्पफुल होता है। या जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेल्स होती हैं, मतलब छोटी चीज़ों को बड़ा करके जो दिखाते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसने देखा, तो उसको ये जो है अनियन का पील वो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया, और जो चीक सेल थे बेटा वो इस तरीके के दिखाई दिए। तो तुम्हें भी यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, जो ये बीच बीच में डॉट दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ठीक है। इसमें भी डॉट डॉट हैं और इसमें भी। तो यही वो पूछ रहा है ज्ञान कि अब वो जिज्ञासा पूछ रही है ज्ञान से कि व्हाट आर दीज डार्क स्पॉट्स एंड डॉट्स इन दी अबाउ स्लाइड शोज। तो वो पूछ रहे कि ज्ञान ये जो ऊपर डार्क डार्क डॉट दिख रही हैं या स्पॉट दिख रहे हैं वो क्या शो कर रहे हैं। व्हाट आर देयर फंक्शंस, और इनके क्या कार्य हैं, ठीक है। तो फिर क्या बताता है ज्ञान कि दीदी दीज आर कोल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो इनको क्या बोला जाता है बेटा? सेल के न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, ये वही वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है सेल्स जो इकट्ठी हैं, तो इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है, ये मैंने तुम्हें बड़ा बना के दिखाया है। ओके, तो ये वही वाला न्यूक्लियस होता है। ये क्या होती है? प्लाज्मा में क्या नाम है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन। और जो इसके बीच में तुम्हें ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे बेटा आज हम। तो दीज हैव ए कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो बेटा ये न्यूक्लियर था छोटा सा, ठीक है, इतना मान लो ये कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर है, तो इसके चारों ओर बेटा एक कवरिंग है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि इसकी क्या नाम है? सेल की थी तो उसको क्या बोल दिया था? सेल मेम्ब्रेन। ऐसे ही किसकी? न्यूक्लियर की है तो न्यूक्लियस की है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज ए स्मॉल पोर्स। और बेटा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे क्या होता है? जो ये साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये क्या करता है? बाहर और अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है। ये जो भी मटेरियल इसके अंदर होता है, ये यहाँ पर ये अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं, ठीक है। विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल, ठीक है। और ये न्यूक्लियस जो होता है बेटा, इसको इसका पूरे सेल का, ठीक है, वो जो कंप्लीट सेल है जिसका वो न्यूक्लियस है, उसका ब्रेन माना जाता है, कंट्रोलर माना जाता है, ठीक है। जैसे कि ये पूरी कोशिका के अंदर या पूरे सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या कार्य कैसे कैसे होंगे, उस सब का जो कंट्रोल करता है, उस सब को जो मैनेज करता है, वो कौन होता है? न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है। तो इसलिए इसको ब्रेन भी बोला जाता है सेल का। एज इट कंट्रोल एंड डायरेक्ट दी सेल्स फंक्शन, जो भी कार्य होते हैं वो सब इसको डायरेक्ट करता है, मतलब कि निर्देश देता है या कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन दी सेल। और न्यूक्लियस क्या करता है? काफ़ी सारे फंक्शंस को खुद भी करता है, जैसे कि लाइक सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन हो रही होती है, सेल डिवीजन क्यों होती है बेटा? न्यू जो सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो सेल डिवीजन के टाइम पे, सेल ग्रोथ के टाइम पे, मतलब ठीक है, जैसे सेल डिवाइड हो गए, अब उनकी ग्रोथ होगी, तो उसको भी कौन परफॉर्म करता है? न्यूक्लियस। प्रोटीन और एंजाइम जो बनते हैं, सिंथेसिस होता है, उनका भी कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। अब ये प्रोटीन और एंजाइम क्या होते हैं बेटा? जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे आप खाना खाते हो तो उसका ब्रेक डाउन होता है, तो वो जो ब्रेक डाउन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? तुमने देखा होगा कि क्या नाम है, तुम कुछ एंजाइम तुम्हारे मुख में पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? सलाइवा जो होती है एक तरीके का एंजाइम होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ये रस होते हैं हमारे, मतलब कि स्टमक में निकलते हैं, लीवर के अंदर से जो निकलता है बाइल जूस, ये सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब का सिंथेसिस भी ये करता है। स्टोरेज करता है डीएनए का, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है, जो कि क्या एक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए और डीएनए को स्टोरेज करता है, मतलब कि आरएनए और डीएनए कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोडक्शन किसका करता है, राइबोसोम्स का करता है, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, इतने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और देखो बेटा, ये आपको न्यूक्लियस की पिक्चर दिखाई गई है, तुम ये देख रहे होंगे, एक बार मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेटा कि ये देखो, ये छोटे छोटे जो छिद्र दिख रहे हैं ना, ये सब क्या है, वही छोटे छोटे पोर्स हैं जिसमें से क्या होता है, मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, ठीक है, ये अंदर जा पाता है। और ये क्या है, जो बेटा पर्पल कलर का डार्क का तुम्हें दिखाया गया, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। और ये न्यूक्लियर पोर थे जो छोटे छोटे दिख रहे थे तुम्हें, ठीक है। और ये कंप्लीट क्या है, न्यूक्लियस है। और जो बेटा तुम ये धागे ये देख रहे हो इस तरीके के क्रॉस में, ये सब क्या है, क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, वो मैं अभी बताऊंगी आगे। तो ये तुम्हें पता चल गया न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है अंदर उसके न्यूक्लियस के, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है बेटा, ज्ञान से पूछ रही है फिर से जिज्ञासा कि ज्ञान व्हाट आर दी क्रोमोसोम्स एंड देयर फंक्शंस इनसाइड ए सेल। तो हमने ये देखा कि क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो पूछ रही है कि ये क्रोमोसोम्स हैं क्या और इनके क्या कार्य हैं सेल के अंदर। तो बेटा इनके क्या कार्य हैं, अब हम ये पढ़ते हैं। तो वो बता रहा है कि दीदी देयर आर एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल इनसाइड दी न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर बेटा देखो इस तरीके के धागानुमा संरचनाएं होती हैं, ठीक है, और एंटेंगल्ड होती है जिनको सुलझाया नहीं जा सकता, इस तरीके से आपस में उलझी हुई होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोल देते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। विच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो हमने अभी बोला था कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, आरएनए भी, ठीक है। तो जो डीएनए होता है ये इसी की बनी होती है, डीएनए और प्रोटीन से ही बने होते हैं ये जो ये धागे होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो, जिनको क्रोमेटिन मटेरियल बोला जाता है, ये डीएनए के बने होते हैं, ठीक है। फिर बेटा व्हेन सेल डिविजन्स बिगिंस, और जब सेल की डिवीजन होती है यानी कि एक से न्यू सेल बनते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, दिस मटेरियल अलाइन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ए कपल्ड रोड, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो ये दिखाई गई है, इस तरीके से अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। कौन कर लेते हैं, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो उस मतलब कि उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर सीधे हो जाते हैं और इस तरीके से ये अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, मतलब कि एक लाइन में ले आते हैं, ठीक है। और एक कपल बना लेते हैं रोड लाइक स्ट्रक्चर का, जैसे ये बने हुए हैं इधर। और इनको फिर हम क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम किससे बनते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल से बनते हैं। किस टाइम पर बनते हैं, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और मतलब कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ा था बेटा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता था, जो न्यूक्लियस होता था वो मतलब कि अनडिफाइंड होता था, ठीक है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देता था, मतलब फैला हुआ होता था। मैंने तुम्हें एक स्ट्रक्चर में बताया था कि उसका कोई मतलब कि पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, वो फैला होता है, साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है, ओके। तो ये जो मिक्स होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ जो तुमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। तो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। जैसे ओपन किचन की तरह उसमें गेट ना हो तो वो कहाँ तक उसका एरिया फैल सकता है वो पता नहीं, ठीक है। तो वो तो सामान के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से, और उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड। और जो बेटा देखो, प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, क्रोमोसोम्स तो सब में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक में 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, ओके। तो बेटा जो ये क्रोमोसोम होते हैं, इनकी जो क्वांटिटी होती है किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर फिक्स हो गई, बैक्टीरिया के अंदर कितने होंगे वो फिक्स हो गए। तो सभी के अंदर, अलग अलग के एनिमल्स हो या कोई भी प्लांट्स हो, सब के अंदर ये फिक्स होते हैं, ठीक है। देयर आर 46 एंड 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। तो जो हमारे होते हैं बेटा, मानव सेल होते हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग के सेल्स होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर तुम उसको कह सकते हो कि 23 पेयर पाए जाते हैं, यानी कि 2 के जोड़े में कर लोगे तो 23 पेयर पाए जाते हैं। अगर सिंगल की बात करोगे तो 46, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन द क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स, ठीक है। तो बेटा जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, अभी हमने क्या कहा था कि जो ये होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या होते हैं बेटा,
डीएनए के, ठीक है। तो डीएनए से बने होते हैं। तो जो ये डीएनए से बने होते हैं तो डीएनए का जो फंक्शनल पार्ट होता है, जो कार्य करता है, उस फंक्शनल पार्ट पर, जो फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का, जो कि क्रोमैटिन के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं, ठीक है। मान लो ये क्रोमैटिन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो डीएनए है, ठीक है। इसमें तो डीएनए के अंदर जो फंक्शनल पार्ट होगा उस पे क्या होता है, जीन होता है वो, ठीक है। उस फंक्शनल यूनिट को जीन बोला जाता है डीएनए की, ओके। अब ये जीन के अंदर होता क्या है बेटा, कुछ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पर, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन, यही क्या थे बेटा, क्रोमैटिन क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो इसके मतलब क्या होगा, इसमें भी जीन आ गए, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट देयर जनरेशन, टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन होता है बेटा, तो जो फीचर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स के अंदर, तो वो सारे क्या होते हैं, पेरेंट्स से किस में चले जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे तुम देखते होंगे कि तुम्हारी दीदी की शक्ल भी मिलती है, तुम्हारी भी शक्ल आपस में मिलती है, या किसी की तुम्हारी पेरेंट्स से मिलती है, किसी की मम्मी से, किसी की पापा से, किसी की आंखें बिल्कुल मम्मी जैसी होती हैं। तो मतलब जो ये फीचर्स होते हैं ये कैसे एक जैसे हो पाते हैं, तो इन्हीं की वजह से हो पाते हैं, ठीक है। जो ये जीन होते हैं इनकी वजह से हो पाते हैं, क्योंकि जो जीन, मान लो तुम्हारी मम्मी जैसी शक्ल मिलती है, तो जो शक्ल के तो जो मतलब कि जीन होंगे वो क्या हो गए, तुम में ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे। तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होते हैं, इसी वजह से हम सब के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं आपस में मैच हो पाते हैं। तो बेटा अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके। उम्मीद करती हूँ आपको ये तो टॉपिक समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में डिफरेंस पूछा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियर रीजन इज़ नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं सेल, उसके अंदर जो होता है न्यूक्लियर अनडिफाइन होता है, ठीक है, जो इस तरीके का था ऐसा कुछ। तो वो अनडिफाइन होता है, क्यों होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। दिस अनडिफाइंड रीजन हैज़ ओनली न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये अनडिफाइंड जो रीजन होता है बेटा, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इस रीजन को न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ओके। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है ये, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल किसका था, बैक्टीरिया का था। अब बेटा वेयर एज, जबकि इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज़ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो उसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है बेटा, ठीक है, जिसके चारों तरफ क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तुमने अभी देखा था ऊपर। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसलिए वो वेल डिफाइंड लगता है, ठीक है। जैसे अब मान लो बेटा कि तुमने कोई चीज़ बनाई, तुम जैसे कोई भी पिक्चर या डायग्राम बनाते हो, तो उसकी बाउंड्री नहीं करोगे तो वो तुम्हें, मतलब उसको स्ट्रक्चर तुम्हें एग्जैक्ट समझ नहीं आ पाता, ठीक है, कहाँ तक वो फैला है या कहाँ तक उसकी शेप है। तो उसकी बाउंड्री कर दोगे तो वो चीज़ अलग से दिखाई देती है, ठीक है। इस तरीके से ही इसमें है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें तो वेल डिफाइन नहीं होता और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइन होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। डेट इज न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम दी साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो बेटा इसको डायग्राम से समझो कि मैं क्या बता रही हूँ तुम्हें। जैसे ये क्या था बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है ये, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा देखो इस तरीके से इतना फैला हुआ होता है ये न्यूक्लियस, इसी को न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक है। और ये चारों तरफ क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म, मैंने बताया था ये न्यूक्लियस होता है बीच में, ये सारा साइटोप्लाज्म होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन, ये तीन चीज़ें होती हैं कोशिका में, ठीक है, सेल में। तो फर्स्ट तो ये फैला हुआ है, बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, सेपरेटेड नहीं हो पाते क्योंकि इनकी बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो जैसे तुम कह लो अपना लिविंग रूम है और किचन है, उसमें उसके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, तो वो मिक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही। और ये सेल वॉल है, इसके चारों तरफ बाहर है जो, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कोशिका की, जो यहाँ पर अंदर देख रहे हो, ओके। और ये प्रोकैरियोटिक सेल है, उसकी ये इमेज है। तो यहाँ से तुम पता लगा सकते हो कि वेल डिफाइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसमें सेपरेट नहीं होता साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ देखा। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसमें जो ये न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेपरेट होता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म है बीच में और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो एक पार्टीशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है।
अलग से हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको और इसके अंदर ये छोटा सा जो दिख रहा है वो क्या, न्यूक्लियोलस है। ओके, और ये कंप्लीट न्यूक्लियस है, और इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री बनी हुई है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो इसको क्या करती है, सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म से। यही लाइन लिखी है बस इसमें। ठीक है, और ये बेटा डबल लेयर होता है। अब ये डबल लेयर का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर है। डबल लेयर कैसे, कि जैसे तुम ऐसे देखो, तुम बनाना देखते हो, बनाना की जो लेयर होती है बेटा वो काफ़ी मोटी होती है। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर का पार्ट अलग होता है और उसके बाहर से जो लेयर होती है वो अलग होती है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बोल सकते हो इसको। ठीक है, मतलब कि जो थोड़ी सी थिक होती है तो उसमें दो लेयर होंगी, एक इनर साइड की और एक आउटर साइड की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वेयर इज़ द डीएनए फाउंड इन सेल। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था डीएनए कहाँ पाया जाता है, और डीएनए क्या होता है बेटा, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी हट जाएगा बस उसके आगे से। ठीक है, फुल फॉर्म तो हमने जान ली। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा, तो इन जनरल बात करें, क्योंकि डीएनए बेटा इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो हमारे ऑर्गेनेले होते हैं उनमें भी पाया जाता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, तो जनरल बात करें तो जनरल बेटा क्या होती है, डीएनए मेनली फाउंड इन दी न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कहाँ पर, इनसाइड द न्यूक्लियस देयर। ठीक है, ई आएगा यहाँ पर। देयर आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स बोल देते हैं। ठीक है, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ठीक है, विच कंटेन द डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डीएनए रखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। कौन रखता है, अब तुम ये देखो, डीएनए मुख्य तौर पर कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में भी कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और वो सेल डिवीजन के टाइम पर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब बेटा एक और चीज़ नोटिस कर लो, यहाँ तक भी लिख दोगे तो भी काफ़ी है, लेकिन अगर थोड़ा सा और जान लोगे तो अच्छा है तुम्हारे लिए। इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए फाउंड इन द क्रोमोसोम्स दैट आर इन द न्यूक्लियस, वेयर एज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और मतलब कि फैला हुआ होता है वो उसका पूरा स्ट्रक्चर, तो डीएनए में भी फाउंड फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि क्या होता है बेटा, ये इस तरीके से फैला होता है न्यूक्लियस, तो इसके जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो भी क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म लिक्विड होता है तो उसमें तैरते हुए होते हैं। ठीक है, तो जिसके ऊपर डीएनए होता है तो वो भी क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्यों, क्योंकि जो उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो पुअरली डिफाइंड था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोइड बोला था। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बीइंग। हमने अभी पढ़े व्हाट आर द जीन्स और व्हाट आर दे, वेयर आर दे लोकेटेड, तो देयर आर 46 या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं बेटा, दी फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, यानी कि जो डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, जो कार्य करता है, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में जाती है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और वो कहाँ पर होती है, क्रोमेटिन पर होते हैं डीएनए। ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या होता है, फंक्शनल पार्ट होता है जिसको जीन बोलते हैं। ओके, अब बेटा जीन कहाँ पर प्रेजेंट हुए, क्रोमोसोम्स में। क्यों, क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स किससे बने, क्रोमेटिन से बने, और क्रोमेटिन में डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फीचर्स फ्रॉम वन पेरेंट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो तुम इसको कैसे भी कह सकते हो, क्रोमोसोम कहो, जीन कहो, डीएनए कहो, ये तीनों एक ही साथ होते हैं। ठीक है, एक के अंदर एक होता है, तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि इनके अंदर पाए जाते हैं, या ये इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, कि राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के 2 फंक्शन लिखने हैं, तो ये तो काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, कोई भी 2 लिख दोगे। फर्स्ट क्या लिखोगे, न्यूक्लियस कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस क्या करता है बेटा, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर उन सबको कंट्रोल भी करता है, डायरेक्ट भी करता है और रेगुलेट भी करता है। ठीक है, यानी कि निर्देश भी करता है, करता खुद स्वयं भी करता है और कंट्रोल भी करता है। ठीक है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं। अब बेटा न्यूक्लियस क्या करता है, ऑल्सो कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं बेटा, वो होती हैं जैसे कि आपके ब्रेक डाउन होता है फूड का। ठीक है, तो वो हो गई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और ये जो एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो ये सारी क्या हो गई, सिंथेसिस प्रोसेस। तो 2 प्रोसेस आती है इसमें, ब्रेक डाउन वाली आती है। ठीक है, और एक क्या आती है,
सिंथेसिस वाली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी इसके द्वारा होती हैं, ठीक है, इनको भी ये कंट्रोल करता है। और क्या करता है बेटा इसके अलावा, इट ऑल्सो परफॉर्म सम अदर फंक्शंस लाइक सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, स्टोरेज करता है डीएनए आरएनए का न्यूक्लियस में ही होता है, और प्रोडक्शन ऑफ दी राइबोसोम्स। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है। जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम इन सब के बारे में। तो ये थे बेटा आपके आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।